अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है साउंड या साउंड वेव्स। साउंड वेव्स बेसिकली क्या होती हैं? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ये कंसेप्ट हम पीछे पढ़ के आए कि भाई साउंड जो होता है बेसिकली मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इनकी प्रोपगेशन का स्टाइल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। तो साउंड वेव्स के बारे में ये कंसेप्ट सिंपल सा है कि भाई साउंड वेव जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपगेट। और वो जो उनका मोशन का स्टाइल होता है, उनका प्रोपगेशन स्टाइल होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स क्या होती है? एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, डेट इज 343 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट है, सीधा सीधा एमसीक्यूज आता है। उसके बाद वाटर, वाटर के अंदर जो वेव्स वेव स्पीड होती है साउंड वेव्स की, वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है। स्टील के अंदर 5000 मीटर पर सेकंड होती है। और वैक्यूम, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, वहां पे स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड जीरो होती है। अब जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म इधर समझ लें। जिस भी वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होगा कोई ना कोई, तो मीडियम की डेंसिटी उसके अंदर, मिसाल के तौर पे हम एयर की बात कर लें, एयर पार्टिकल्स कितना दूर है कितना पास है, इससे भी फर्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मीडियम इसका कितना थिकर है, कितना लेंस डेंस, कितना जो थिन है या कितना हमारे पास डेंसर है, उससे भी हमारे पास उसका फर्क पड़ेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप एक कागज की कश्ती पानी में चलाएं और एक कागज की कश्ती आप हनी यानी शहद के किसी दरिया के अंदर चलाएं, तो दोनों हैं तो लिक्विड, लेकिन उनकी डेंसिटी में फर्क है। मतलब उनके पार्टिकल्स या बहुत ज्यादा दूर हैं या बहुत ज्यादा करीब है, उनके डिस्टेंस का भी फर्क है। सर ठीक। हनी त इलाही थिक हूंदी आहे न, त पोइ जी। हुन में त न हलंदी ॿेड़ी। न हलंदी, सही आहे। न हलंदी, छो न हलंदी? छो जो उनजी डेंसिटी वधीक आहे, डेंसर आहे वधीक। ठीकु आहे, इन जे करे हुन में न हलंदी। ठीक। मां जेको कंसेप्ट सम्झाइण चाहियां थो उनखे सम्झण जी कोशिशि कयो थोरो। ठीक। अब अगर आप इज्यूम करें एक मीडियम और उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब हैं और इधर से कोई साउंड वेव्स मूव करना चाह रही है, तो जैसे ही वो मीडियम में इंटर होगी, क्या वो वाइब्रेशन ज्यादा करेगी या कम करेगी? जी। वो पार्टिकल से, आम जबान में अगर मैं आपको कहूँ, वो पार्टिकल से ज्यादा टाइम टकराएगी या कम टाइम टकराएगी? दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और मीडियम है जिसमें थोड़ा पार्टिकल्स डिस्टेंस के ऊपर है। इधर से अगर वेव गुजरती है, तो चांसेस कहाँ से ज्यादा हैं कि वेव ज्यादातर पार्टिकल से टकराएगी? बड़े वाले से। बड़े वाले से। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। तो हम कहेंगे कि बी में, ए में ऐसा केस होगा कि पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज्यादा करीब हैं, तो ये बार बार किसी पार्टिकल से टकराती रहेगी। ये उसी तरीके से कि अगर आप रश में जा रहे हैं, कम रश वाली जगह पे चांसेस कम है कि आपकी किसी से टक्कर हो। ज्यादा रश में जाहिर सी बात है आपको किसी ना किसी के साथ टक्कर होती रहेगी, क्योंकि रश ज्यादा है। क्लियर हुई बात? अब आ जाए, जब इसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए होगा, मतलब इसको वाइब्रेशन चाहिए, इसको जितनी ज्यादा दफा पार्टिकल टकराएगा इससे उतनी ज्यादा ये तेज जाएगी। ठीक हो गई बात? तो इस वजह से ऐसा, ऐसी वेव जिसे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसका मैकेनिज्म भी इसी तरीके का होता है कि अगर ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा पार्टिकल्स उससे टकराएंगे, तो वो उससे और ज्यादा उस पे चलेगी। उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक स्नेक को ले लें, स्नेक एक आम जमीन के ऊपर ज्यादा सही चलेगा या फर्श के ऊपर ज्यादा सही चलेगा? प्लेन सर सर, फर्श ते। प्लेन फर्श पे ज्यादा सही चलेगा एज कम्पेयर टू द जमीन या अर्थ, जो हमारे पास मिट्टी होती है। स्नेक हमेशा मिट्टी के ऊपर ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसके पाँव नहीं होते, तो उसको ग्रिप करने के लिए थोड़ा बहुत मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ऐसा हो तो जो होता है हमारे पास, आपने कभी देखा हो, मैंने तो एक दफा एक्सपीरियंस भी किया है कि प्लास्टिक जो होती है उसके ऊपर सांप मूव ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। तो
जितना वो स्नेक की एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से आपको शायद इससे बात समझ आ जाए। जो स्नेक होता है उसके क्योंकि पाँव नहीं होते, तो वो जो मूवमेंट करता है वो अपनी स्किन से करता है, और स्किन में जितने ज्यादा पार्टिकल्स फंसेंगे उतना वो स्मूथ स्पीड से मूव कर सकेगा आगे आगे की तरफ। सिमिलरली जिस वेव को भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो जितना ज्यादा सॉलिड होगा मीडियम, उतनी ज्यादा उसके अंदर प्रोपगेशन स्पीड बढ़ेगी। दैट्स वाई ये देखें, स्टील के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 5000 मीटर पर सेकंड है, वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकंड है, और एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड है। तो गैस के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा सेपरेशन पे होते हैं, वेव स्पीड ऑफ साउंड कम है। वाटर के अंदर थोड़े से ज्यादा क्लोज होते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी ज्यादा है। और सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इट मींस उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम है या बहुत ज्यादा है। वैक्यूम मीडियम ही नहीं होता, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम है, जीरो है, सॉरी। अब आ जाते हैं फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड पे इम्पैक्ट करते हैं। मीडियम का इफेक्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वही ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होगी, दूसरे नंबर के ऊपर लिक्विड में होगी, तीसरे नंबर के ऊपर गैसेस में होगी। टेम्परेचर पे भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा मतलब जो एयर है ना, समझें थोड़ा मैकेनिज्म। ये एयर है, एयर को अगर मैं एयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये गैसेस को अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, इसको नीचे से मैं हीट प्रोवाइड कर दूं, तो क्या इसके पार्टिकल्स ज्यादा तेज वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे? जैसे पानी उबलता है आम जबान आम उसमें डेली लाइफ के अंदर हम देखें, तो जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे इसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा एक्साइट होंगे तो उनकी मूवमेंट और ज्यादा तेज हो जाएगी। जब उनकी मूवमेंट तेज होगी तो उधर से वेव जो ट्रेवल कर रही होगी उससे वो ज्यादा दफा टकराएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब ये रिलेशनशिप मैथमेटिकल मैंने नहीं लिखा, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, आपको सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट जहन में रखना है। फिर डेंसिटी पे। अब डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स इधर जो डेंसिटी का कंसेप्ट आ रहा है ये बेसिकली ह्यूमिडिटी का आ रहा है। ह्यूमिडिटी मतलब जो मॉइस्चरनेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका कंसेप्ट इधर आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। डेंसिटी हम पढ़ के आए हैं, इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो बहुत मैसी हो गया, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक, उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी हम पढ़ के आए हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि वो जो गैस मौजूद थी, एयर मौजूद थी, उसके पार्टिकल्स मौजूद थे, जब मैंने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो एक्साइट हो गए, स्पीड में मूव करने लग गए। स्पीड में मूव करने लग गए, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि मोर इलास्टिक हो गए। जब वो मोर इलास्टिक हो गए तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। तो स्पीड ऑफ साउंड चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड इलास्टिसिटी के ऊपर। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? साउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है उसकी पिच। पिच क्या होती है? रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जब भी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसकी पिच भी हाई होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास फीमेल वॉइस होती है। अब मेल वॉइस और फीमेल वॉइस दोनों में फर्क क्या है? फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मेल वॉइस। दैट्स वाई
फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इस साउंड की पिच बहुत हाई है, जो फीमेल की वॉइस है उसकी पिच हाई है। दूसरा होती है लाउडनेस, ये अभी एमसीक्यूज भी आप करके आए। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द ऑन एम्पलीट्यूड, मोर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर लाउडर। ठीक। तीसरा हमारे पास आता है क्वालिटी, या जिसे हम टिम्बर भी कहते हैं। क्वालिटी या टिम्बर हमारे पास क्या करती है, डिफ्रेंशिएट साउंड्स विद सेम पिच लाउडनेस। ईजी हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है गिटार या पियानो। अब गिटार और पियानो का टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो डिफरेंट होती है, यानी पिच और लाउडनेस। जब उनकी पिच भी सेम हो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, यानी लाउडनेस भी सेम हो, उसके बावजूद जो चीज हमें दो वॉइसेस में डिस्टिंग्विश करने में मदद फरमाती है वो होती है क्वालिटी या टिम्बर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, शिद्दत कहते हैं या उसकी एनर्जी हम कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी हमारे पास होती है एनर्जी पर सेकेंड ओवर अ यूनिट एरिया, कि कितने एरिया के अंदर वो फैल रही है, वो वॉइस कितने एरिया के अंदर एक्सपेंड हो रही है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक। उसके बाद फिर हमारे ये बेसिक से थोड़े से कंसेप्ट हैं साउंड प्रॉपर्टीज के। अब टाइप्स ऑफ साउंड देख लें। टाइप्स ऑफ साउंड में हमारे पास आ जाती है एक इंफ्रासोनिक। अब ये इधर से आपने कुछ चीजें अपने जहन में रखनी हैं, वो चीजें सीधे सीधे एमसीक्यूज आते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड टाइप होती है इसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। कितने, 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसी साउंड स्पीड को जिसकी ऐसे साउंड को जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और ये साउंड ह्यूमन एयर जो हमारे कान है वो नहीं सुन सकते, उनके लिए ये बहुत कम है। जो ऑडिएबल साउंड होता है वो साउंड होता है जो हम सुन सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी लाई करती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, या 20 के हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज तक। आपके पास सीधा सीधा एमसीक्यूज आता है कि द वॉइस फ्रीक्वेंसी विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस इज हैव अ रेंज ऑफ, उसमें डिफरेंट रेंज लिखी जाती है, जो 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज होगी। उस वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो ऑडिएबल है, जो हम सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, वो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे कान नहीं सुन सकते। फिर आ जाता है डॉग विसल। जो डॉग्स को जो वॉइस जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे सकती है वो 23 के हर्ट्ज से 50 के हर्ट्ज तक है, हर्ड बाय डॉग बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक है। उसके बाद मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 1 मेगा हर्ट्ज से लेकर 15 मेगा हर्ट्ज तक होता है, यूज इन सोनोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक्स। जो हमारे पास आम मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड कहते हैं ना, हम करवाने गए थे अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्स में होती है, 1 मेगा हर्ट्स से 115 मेगा हर्ट्स। तो इन इस टेबल के अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भाई ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे ह्यूमन ईयर के लिए, प्लस में अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी है अबव, जो उसका जो थोड़ा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में हमारे पास भी इस्तेमाल होता है, तो वो थोड़ी बहुत सुनी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है। ह्यूमन हेयरिंग रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। एलिफेंट्स यूज इन इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर। तो इंफ्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, एलिफेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली वो यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए ओवर अ डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर्स। फिर हमारे पास बैट्स जो होते हैं, चिमगादड़ होते हैं, एंड डॉल्फिन्स जो होती हैं, जो वो अल्ट्रासाउंड की मदद से नेविगेट करती हैं और हंट करती हैं। ये बैट्स के लिए तो आपने सुना भी होगा कि वो अल्ट्रासाउंड
वेव्स जो होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी ये हो गई जो 20 के हर्ट्ज से अबव की होती हैं, उनकी मदद से वो प्रोपगेशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं। उसके बाद मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, अबव 1 मिलियन हर्ट्ज, टू क्रिएट बॉडी इमेजिंग सोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ये जर्रा जर्रा सी कही है मैंने, बिल्कुल वो करके जो है ना शॉर्ट वो करके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो निकाली हैं, क्योंकि अगर इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स से टॉपिक्स आ जाते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन आ जाती है वो अल्ट्रासाउंड आ जाती है, जिसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए हो, जिसकी अल्ट्रासाउंड होती है ये ह्यूमन के लिए इनऑडिबल है, हम इनको नहीं सुन सकते। एप्लीकेशन क्या होती है? मेडिकल इमेजिंग, सोनोग्राफी, फीटल मॉनिटरिंग, जो हमारे पास बच्चा होता है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह, साइज वगैरह, ये वो सारी चीजें जो होती हैं वो मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है फॉर अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज होता है फ्लॉ डिटेक्शन इन मेटल्स वगैरह के अंदर, जो डिटेक्शन होती है कोई भी मेटल है उसके अंदर अगर कोई ना कोई फ्लॉ रह गया है तो वो थ्रू अल्ट्रासाउंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लीनिंग के लिए ज्वेलरी, लेंसेज यूजिंग अल्ट्रासाउंड बैट्स, इनकी क्लीनिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर नेविगेशन के लिए बैट्स और सबमेरीन्स जो होती हैं, सबमेरीन्स जो आइडिया है वो डॉल्फिन से ही लिया गया था, और अल्ट्रासाउंड की मदद से सबमेरीन्स जो हैं वो बेसिकली प्रोपगेट करती हैं। ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास रहते हैं साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन विच मीडियम, एयर, वाटर, वैक्यूम या स्टील। जी। स्टील। स्टील, बिल्कुल, आपने बस ये आइडिया ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में होगी, उससे कम गैस में होगी। तो जो भी मीडियम सॉलिड हो, मटेरियल सॉलिड हो, तो उसके अंदर आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट होगी। हाउ डज इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से साउंड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या कोई स्टेप नहीं हो, कोई इफेक्ट नहीं होता, या स्टॉप हो जाता है? इंक्रीज। बिल्कुल, टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू इट्स फ्रीक्वेंसी? जी। नहीं पता? ये नहीं बता पाएंगे आप? अब एक बात इधर जहन में रख लें, कोई भी वेव हो, उस वेव की सारी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिवाय फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी वाहिद है जो उसकी सेम ही रहती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन सेम रहते हैं, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी दूसरे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जो मीडियम के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। सर रिमेन सेम। रिमेन सेम होगी। ये एमसीक्यूज मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे आपको 2-3 टॉपिक समझाने पड़ते लंबे, और उधर से हम नटशेल में बात सिर्फ इतनी लगा निकालते कि फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, मीडियम चेंज होने से, मीडियम डिपेंडेंट से मुराद के मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती, तो वो मैंने डायरेक्ट एमसीक्यूज पुट कर दिया था। तो ये बात जहन में रखनी है, डज नॉट मैटर ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फिर वो साउंड वेव्स हैं, या कोई और वेव्स हैं, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फॉर इंस्टेंस पानी से एयर में आ रही है, एयर से पानी में जा रही है, पानी से सॉलिड में जा रही है, सॉलिड से ग्लास में जा रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है, उसकी सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं सिवाय फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी इज समथिंग विच कैन नेवर बी चेंज फॉर एनी वेव। Which of the following is a use of ultrasound? Cooking food, diagnosing pregnancy, spending radio signals, producing echoes in cave. जी। डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी सर। एग्जैक्टली, अल्ट्रासाउंड ये हम पढ़ के आए, अभी हमने देखा इसको कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो होता है वो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। बैट्स नेविगेट यूजिंग सोनार, रेडार, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक? बैट्स
नेविगेट जो करते हैं किस वजह से करते हैं, किस वेव्स अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज डिटेक्टेबल बाय अ हेल्दी ह्यूमन ईयर? 20 to 20,000 hertz. सी एग्जैक्टली।